नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, कल कंप्लीट वीडियो नहीं हो पाया था क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग चालू किया था और क्लास रिकॉर्ड ही हो रही थी, तो अचानक से इसमें मोबाइल में जो है फ्लैश मैसेज आने के कारण जो है रिकॉर्डिंग बंद हो गया। तो कल शायद मैंने ट्रांसफार्मर में स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है उसको मैंने बता दिया था। आज हम लोग उसके थ्योरी को लिखेंगे कि स्टेप डाउन और स्टेप अप ट्रांसफार्मर को जो है हम लोग कैसे परिभाषित करेंगे। इसको लिखते हैं। देखिए, कुछ इस तरीके से परिभाषित किया जाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग स्टेप अप को। ये मेरा हेडिंग हो गया, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। सबसे पहले इसका जो है चित्र बना लेंगे कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर कैसा होता है। इसको मैंने कल बता दिया था कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड पे क्या होगा, मोटे तार के कम वर्तन रहेंगे और सेकेंडरी साइड में क्या रहेगा, पतले तार के अधिक वर्तन। तब ये होता है हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ये प्राइमरी या सेकेंडरी। सेकेंडरी, ठीक है। अब इसको परिभाषित करते हैं हम लोग। यहाँ पर लिखेंगे कि वह ट्रांसफार्मर जो प्राइमरी में प्राप्त वोल्टेज को स्टेप अप कर देता है। स्टेप अप करके सेकेंडरी में आउटपुट के रूप में देता है। उसे या उस ट्रांसफार्मर को स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। ये इसका डेफिनेशन हो गया। इसी प्रकार हम लोग स्टेप डाउन के लिए भी लिख सकते हैं, तो उसका भी मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ कि स्टेप डाउन का डेफिनेशन किस तरीके का होगा। अब वोल्टेज प्राइमरी साइड से सेकेंडरी साइड में कितना बढ़ेगा उसको हम लोग जब ट्रांसफार्मर का जो कार्य सिद्धांत पढ़ेंगे उसमें देख लेंगे कि कौन सा ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है। अब अगला हमारा हेडिंग रहेगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का सर्किट डायग्राम मैंने कल ही बता दिया था, इसको भी मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। इसमें देखिए क्या होता है कि प्राइमरी साइड में पतले तार के अधिक टर्न होते हैं
इसके प्राइमरी साइड में पतले तार के अधिक वर्तन होते हैं और सेकेंडरी साइड में क्या होता है, मोटे तार के कम वर्तन। ये प्राइमरी हो गया, ये सेकेंडरी हो गया। तो इसको परिभाषित करेंगे कुछ इस तरीके से, वह ट्रांसफार्मर जो प्राइमरी में प्राप्त वोल्टेज को स्टेप डाउन कर देता है। वह ट्रांसफार्मर जो प्राइमरी में प्राप्त वोल्टेज को स्टेप डाउन करके सेकेंडरी में आउटपुट के रूप में देता है, आउटपुट के रूप में देता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाता है। ये हो गया हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का डेफिनेशन। अब इसके बाद क्या है, हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है, ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल। क्योंकि मैंने बताया था कि ट्रांसफार्मर जो है कार्य के आधार पर 3 प्रकार का होता है। पहला था हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर, दूसरा था स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और तीसरा हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर था। तो ऑटो ट्रांसफार्मर एक सेपरेट चैप्टर ही है, तो उसको हम लोग सेपरेट चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ट्रांसफार्मर के बारे में जो है बढ़िया से जानते हैं कि अभी ट्रांसफार्मर का ये परिचय था। अब ट्रांसफार्मर किस तरीके से काम करता है उसको समझ लेते हैं, फिर बारी बारी से। सबसे पहले एक क्या होता है फंडामेंटल, जो फंडामेंटल ट्रांसफार्मर का जो बेसिक होता है कि किस तरीके से काम करता है। इसके बाद स्टेप अप कैसे काम करता है, स्टेप डाउन कैसे काम करता है, ये अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं कि ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। ट्रांसफार्मर के कार्य को समझने से पहले हम लोग ट्रांसफार्मर में घटित होने वाली 2 घटनाओं, जिसको बोलते हैं स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरण, इसको जो है पहले समझेंगे कि ये क्या होती है, फिर हम लोग ट्रांसफार्मर के कार्य सिद्धांत को आसानी से समझ पाएंगे। तो सबसे पहला हमारा रहेगा स्वप्रेरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन क्या होती है? सेल्फ इंडक्शन, मान लेते हैं हमारे पास एक कॉइल है, कॉइल में अगर कोई फ्लक्स फाई लिंक कर रहा है, लिंक करना मतलब इस कॉइल के पास कोई फ्लक्स फाई है। अब ये फाई कहाँ से आएगा? ये एक मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में आप लोगों को जानकारी होगी कि जब कोई करंट फ्लो करता है, ये मान लेते हैं एक कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो करेगा अगर आई, तो इसके आसपास क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। और जहाँ मैग्नेटिक फील्ड होता है वहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स अवश्य होता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग फाई एम से डिनोट करते हैं। फाई मतलब होता है फ्लक्स, एम मतलब मैग्नेटिक। तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसमें स्वप्रेरण में होता क्या है, इसमें होता ये है कि जब किसी कॉइल से संबंधित फ्लक्स में कोई परिवर्तन होता है, किसी कॉइल से संबंधित फ्लक्स में कोई परिवर्तन होता है, तो इस कॉइल में क्या होता है, एक ईएमएफ इंड्यूस होता है।
वो ईएमएफ का वैल्यू होता है ई बराबर माइनस एन डी फाई बाई डी टी। अब इसको थोड़ा सा और आसानी से लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस एन फाई टू माइनस फाई वन अपान T2 माइनस T1, इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ क्या है, फाई टू क्या है, जो हमारा अंत में फ्लक्स का मान, और ये फाई वन क्या है, शुरुआती दौर में फ्लक्स का मान। और यहाँ पर T2 और T1 क्या है, ये दोनों वैल्यू प्राप्त करने में जितना समय लगता है उसका अंतर। जैसे उदाहरण के लिए मैं मान लेता हूं कि शुरुआत में हमारा फ्लक्स था 4 वेबर, फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर, और 2 सेकेंड बाद क्या हो गया, फ्लक्स हो गया 0 वेबर। तो फ्लक्स परिवर्तन कितना हुआ, यानी डी फाई कितना हो गया हमारा, जो अंतिम वैल्यू है और जो इनिशियल वैल्यू है, -4 वेबर। और यहाँ पर डी टी का मान कितना हो जाएगा, डी टी बराबर कितना समय लगा, कितना लगा, 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड लगा तो हमारा जो वोल्टेज आएगा यहाँ ई इंड्यूस्ड ईएमएफ का मान कितना आ जाएगा, -4/2, और यहाँ माइनस पहले से 1 रहता है तो यहाँ माइनस रखेंगे तो ये हमारा 2 वोल्ट आ जाएगा। यानी जब भी इससे संबंधित फ्लक्स में कोई परिवर्तन होगा तो इसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाता है। और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ की दिशा देखिए क्या होती है। मान लीजिए हम इस पे कोई वोल्टेज आरोपित करते हैं, V बराबर VM साइन ओमेगा टी टाइप का, यानी AC टाइप का। तो जो ये वोल्टेज मतलब ये वोल्टेज लगाया जा रहा है, इसके जस्ट विपरीत जो है ये वाला कार्य करेगा, ये वाला इसके जस्ट विपरीत कार्य करेगा जो इंड्यूस्ड हुआ है। अब देखिए इंड्यूस्ड कैसे होगा, देखिए दोस्तों क्या होता है, जब मान लेते हैं हम V बराबर VM साइन ओमेगा टी टाइप का जो है कोई वोल्टेज इस पे अप्लाई किए यहाँ इंडक्टर पर, तो शुरुआती दौर में क्या होता है, फाई एम का मान क्या होता है 0, जब ये नहीं लगाया हुआ था। लेकिन जैसे ही हम इसको लगाएंगे तो क्या होता है, इंडक्टर में एक प्रवृत्ति होती है कि वह अपने अंदर क्या होता है, करंट परिवर्तन का विरोध करती है, करंट के मान में परिवर्तन का विरोध करती है, करंट का विरोध नहीं करती है, करंट का विरोध करती है रेजिस्टेंस। इंडक्टर क्या करता है, इंडक्टर अपने अंदर होने वाले करंट परिवर्तन का विरोध करता है। तो जैसे ही यहाँ पर V बराबर VM साइन ओमेगा टी हम इसमें अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो है करंट का वैल्यू धीरे धीरे करके बढ़ेगा, अचानक से नहीं बढ़ेगा, धीरे धीरे करके सेट होगा। जैसे जैसे ये धीरे धीरे करके सेट होगा इस तरीके से, तो ये जो हमारा फाई एम है ये भी इसी तरीके का होगा। फाई एम बराबर ये फाई बराबर हो जाएगा फाई एम साइन ओमेगा टी टाइप का। अब ये देखिए एक थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, मैं यहाँ पर इस एम को बड़े एम से डिनोट करूँगा, जो मैग्नेटिक फ्लक्स को डिनोट करता है एम से, कैपिटल एम, और यहाँ क्या है छोटे एम से डिनोट कर रहा हूँ, ये मैक्सिमम वैल्यू को डिनोट करेगा। सेम आ जा रहा था इसलिए थोड़ा सा मैं अलग कर दिया हूँ। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या है, जैसे ही AC वोल्टेज अप्लाई किया जाएगा ये फ्लक्स जो है परिवर्तित होगा, और फ्लक्स परिवर्तन ये साइनोसोडल होगा, तो फ्लक्स परिवर्तन होगा तो इसमें एक EMF भी इंड्यूस्ड होगा, जो जिसकी दिशा क्या होगी, इसके विपरीत होगी। जो ये वाली अप्लाई वोल्टेज है इसके विपरीत जो फ्लक्स होगा -n d फाई बाई dt, ये परिमाण का होगा। इसी घटना को बोलते हैं स्वप्रेरण। और अन्योन प्रेरण क्या होता है, ये n क्या है मैं इसको बता दे रहा हूँ। ये n है, इसमें टर्न्स की संख्या, जितने राउंड लगाए हुए हैं मैंने। और अन्योन प्रेरण क्या होता है,
यानी स्वप्रेरण की घटना किस में होती है? एक विशेष कॉइल में ही होती है, केवल एक ही कॉइल में होती है। यानी उसी कॉइल में करंट का मान बदलेगा तो उसी में जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा। लेकिन अन्योन प्रेरण में ऐसा नहीं होता। अन्योन प्रेरण के लिए कम से कम क्या होता है, 2 कॉइल्स की जरूरत होती है। देखिए इस तरीके से। अब ये वाला देखेंगे हम लोग। ये मान लेते हैं पहली कॉइल है और ये दूसरी कॉइल है। ठीक है। अब इसमें मान लेते हैं इनिशियल पोजीशन में क्या है, फाई का मान 0 है, फाई बराबर 0। लेकिन जब इसमें हम लोग वोल्टेज अप्लाई करेंगे, जैसे ही वोल्टेज अप्लाई करते हैं V, तो इसमें क्या है, फ्लक्स सेटअप हो जाता है, फ्लक्स सेटअप होता है। यानी फ्लक्स का मान 0 से कुछ वैल्यू आया, मान लेते हैं कुछ वैल्यू आया, तो इसमें अब वैल्यू आ गया, मान लेते हैं फाई ही मान लेते हैं, फाई एम। अब इसमें 0 से फाई एम हो गया। तो ये फ्लक्स दोनों कॉइल नजदीक नजदीक रहेंगी तभी म्यूचुअल इंडक्शन होता है। तो मान लेते हैं ये दोनों बहुत नजदीक हैं, तो इसका जो फ्लक्स है, इसमें जो फ्लक्स उत्पन्न हुआ, जो 0 से क्या है फाई एम आया, 0 से फाई एम हुआ, यानी इसमें भी परिवर्तन हुआ। तो इसका फ्लक्स इससे अगर लिंक करेगा, ये फ्लक्स इससे लिंक करेगा, पूरा 100% तो लिंक नहीं करता कभी भी, लेकिन लगभग 90%, 98% जो है लिंक करता है, जब एकदम मैग्नेटिक कपलिंग मजबूत रहेगा तो ये फ्लक्स अब यहाँ भी लिंक कर रहा है और यहाँ भी लिंक कर रहा है। तो यहाँ भी एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, E बराबर N2d∅dt, जहाँ N2 क्या है, इसका टर्न है। ठीक है, इसी को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। यानी फ्लक्स परिवर्तन इसमें हो रहा है, लेकिन क्या है, ईएमएफ इसमें भी इंड्यूस हो रहा है। इंड्यूस्ड इसमें भी होगा, इसमें क्या होगा, इसके कारण जो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, ये सेल्फ इंडक्शन प्रभाव के कारण इसमें आएगा, लेकिन जो दूसरी कॉइल में आएगा वो आएगा म्यूचुअल इंडक्शन के कारण। ये 2 प्रकार की घटनाएं होती हैं ट्रांसफार्मर में। अब इसको हम लोग समझ लिए हैं, तो इसके आगे जो है ट्रांसफार्मर के कार्य को समझने में हमको आसानी होगा। अब आते हैं ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत। यहाँ लिखेंगे ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल। ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल, हिंदी में ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत। कार्य सिद्धांत। देखिए दोस्तों, ट्रांसफार्मर को हम लोग सबसे पहले बना लेते हैं कि मैंने बताया था कि ट्रांसफार्मर में कम से कम 2 कॉइल होना अनिवार्य है, और ये हमारे पास कोर भी होती है, और ये हमारी सेकेंडरी कॉइल हो गई। ये जाके हमारा ट्रांसफार्मर बन गया। अब ट्रांसफार्मर का एक विशेषता होती है कि उसमें जब तक फ्लक्स परिवर्तन होगा, तभी तक उसमें जो है ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब फ्लक्स परिवर्तन नहीं होगा तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। तो ट्रांसफार्मर का एक प्रॉपर्टी होता है कि ये हमेशा एसी सप्लाई पर ही काम करता है, डीसी पे काम नहीं करता। और क्यों नहीं काम करता, इसको अभी हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर काम कैसे करता है। मान लेते हैं यहाँ पर मैं एसी वोल्टेज अप्लाई किया,
अब इसमें क्या होता है, ट्रांसफार्मर म्यूचुअल एक्शन पर, म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है, क्योंकि इसमें दो कॉइल्स हैं। इसमें करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होता है तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा तो कोर के माध्यम से मैग्नेटिक फ्लक्स इससे भी लिंक करेगी, इसका फ्लक्स है इससे लिंक करेगी, इसका फ्लक्स है इससे लिंक करेगी, तो इससे लिंक करेगी तो चूंकि ये क्या है, V बराबर Vm साइन ओमेगा टी टाइप का एक AC सप्लाई है। AC सप्लाई का मतलब हर सेकेंड उसका वैल्यू बदल रहा है, तो इसमें जो फ्लक्स जनरेट होगा, इसमें जो फ्लक्स जनरेट होगा ये भी AC टाइप का ही होगा, जिसका मान क्या होगा, यहाँ पर इसका वैल्यू फ्लक्स का क्या हो जाएगा, फाई बराबर फाई एम साइन ओमेगा टी। यानी जिस तरीके से हमारा AC वोल्टेज इस तरीके से अप डाउन होता है, ये V या I, क्योंकि वोल्टेज लगाएंगे तो करंट भी AC प्रकार का ही होगा, इसी तरीके से हमारा ये फ्लक्स जो जनरेट होगा इसमें फाई, यहाँ इसका वैल्यू हो जाएगा V बराबर Vm साइन ओमेगा टी, Vm साइन ओमेगा टी। अगर I के पदों में लिखेंगे तो I बराबर Im साइन ओमेगा टी, और फ्लक्स हमारा क्या आएगा, फ्लक्स भी आएगा फाई बराबर फाई एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए फ्लक्स क्या है, लगातार परिवर्तित हो रहा है, हमेशा कांस्टेंट नहीं है, इसका वैल्यू कभी जीरो, कभी मैक्सिमम वैल्यू पर, कभी निगेटिव वैल्यू, फिर जीरो, फिर मैक्सिमम, फिर जीरो, फिर निगेटिव, इस तरीके से करंट के अनुसार क्या है, बदल रहा है फ्लक्स का वैल्यू। अब करंट के अनुसार फ्लक्स का वैल्यू बदलेगा तो क्या होगा, यहाँ पर इसका फ्लक्स बदल रहा है तो इसमें भी फ्लक्स बदलेगा, और म्यूचुअल इंडक्शन का शर्त ही यही है कि जो है अगर फ्लक्स में परिवर्तन होता है, किसी कॉइल से संबंधित फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो उसमें क्या होता है, EMF इंड्यूज हो जाता है, और EMF की मात्रा क्या होती है, -N dφ/dt। ट्रांसफार्मर का ये एक्शन है, ट्रांसफार्मर ऐसे ही काम करता है। लेकिन ये तो हो गया बात समझने का, अब इसको लिखेंगे कैसे, लिखने से पहले मैं एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, इसमें इसको भी देख लीजिए, फिर इसको बढ़िया से लिखेंगे। देखिए अब ट्रांसफार्मर में एक चीज होता है टर्न रेशियो। अब ये क्या होता है, टर्न रेशियो को देखिए हमेशा क्या होता है, ये प्राइमरी में जो टर्न है, सेकेंडरी में जो टर्न है, ये प्राइमरी में जो टर्न है, ये सेकेंडरी में जो टर्न है, उसका अनुपात होता है। और किसी किसी बुक में क्या है, ये सेकेंडरी में जो टर्न है, प्राइमरी में जो टर्न है, उसका अनुपात होता है। अभी तक स्टैंडर्ड जो है, स्टैंडर्ड बुक में यही बोला गया है कि जो सेकेंडरी में टर्न्स की संख्या है उसका प्राइमरी से अनुपात, यानी सेकेंडरी में जो टर्न है उसका प्राइमरी से अनुपात ही हमारा क्या होता है, टर्न रेशियो होता है। यानी इसमें अगर हम N2 टर्न माने, ये जो टर्न्स किए हुए हैं N2 टर्न, और इसमें N1 माने, तो हमारा टर्न रेशियो को हम लोग K से डिनोट करते हैं, K। तो K बराबर क्या हो जाएगा हमारा, N2/N1, ये हमारा टर्न रेशियो होता है। ठीक है, अब टर्न रेशियो से हम लोग ट्रांसफार्मर की प्रकृति के बारे में भी पता करते हैं कि कौन सा ट्रांसफार्मर है। देखिए अब यहाँ पर देखिए, ये अगर मान लेते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर अगर इसको मानते हैं तो स्टेप डाउन का क्या शर्त है कि सेकेंडरी में क्या है, मोटे तार के कम वर्तन, और प्राइमरी में क्या है, पतले तार के अधिक वर्तन। तो यहाँ कम वर्तन है, यहाँ अधिक वर्तन है, यानी N1 इज ग्रेटर देन N2। जब ये स्टेप डाउन प्रकार का है तब के लिए मैं बात कर रहा हूँ, N1 क्या होगा, N2 से ज्यादा होगा, यानी
अगर n1 जो है बड़ा है, n2 छोटा है, जब भी इसका डिवाइड करेंगे इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 से कम आएगा, k का मान 1 से कम आएगा, राइट। अब इसके बाद जो है अगर हम लोग इसको स्टेप अप मानते हैं तो स्टेप अप का क्या शर्त था कि सेकेंडरी में क्या है, जो टर्न्स है वो पतले तार के अधिक टर्न और प्राइमरी में मोटे तार के कम टर्न्स, इसकी तुलना में कम टर्न्स, यानी यहां पर क्या होगा, n2 इज ग्रेटर देन n1, राइट। अब इसमें अगर रखें फिर से इसका वैल्यू n2 इज ग्रेटर देन n1, तो यहाँ पर देखिए n2 अब बड़ा हो गया n1 से, तो जब भी डिवाइड होगा तो k का वैल्यू हमेशा 1 से अधिक आएगा, ठीक। यहाँ पर ये दूसरा हो गया। तो आप टर्न रेशियो से ही पता कर सकते हैं कि ट्रांसफार्मर किस टाइप का है। देखिए अगर टर्न रेशियो 1 से कम है तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, टर्न रेशियो 1 से अधिक है तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। टर्न रेशियो को देखकर ही आप बता सकते हैं ट्रांसफार्मर किस प्रकार का है, ठीक है, इसको अपने शब्दों में लिख लीजिएगा। अब मैं आगे बताता हूं ट्रांसफार्मर में और क्या एक्शन होता है। ये टर्न रेशियो बहुत ही जरूरी चीज है, इसको याद रखिएगा कि ये टर्न रेशियो परिभाषित कैसे किया जाता है और इसका जो है उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो टर्न रेशियो को हम लोग कैसे परिभाषित करते हैं, मैं इसको लिख भी दे रहा हूँ, नहीं तो आप लोग भूल जाएंगे। टर्न रेशियो सॉरी, इसको मैं हिंदी में लिख देता हूँ, इंग्लिश इसका मैं बाद में लिखता हूँ उसके बगल। वाइंडिंग अनुपात, टर्न रेशियो, ठीक है। तो टर्न रेशियो को हम लोग कैसे परिभाषित करते हैं, यहां लिखेंगे किसी ट्रांसफार्मर के द्वितीयक वाइंडिंग में फेरों की संख्या क्या लिखेंगे, n2, तथा प्राथमिक वाइंडिंग में फेरों की संख्या इसमें क्या होती है, n1 होती है, n1 का अनुपात टर्न रेशियो कहलाता है, टर्न रेशियो कहलाता है। इसे K से लिखते हैं, ठीक है, इसको K से लिखते हैं और K बराबर क्या हो जाएगा तब, n2 बाई n1। और यहाँ पर मैंने बताया भी कि यदि K इज ग्रेटर देन 1 तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर,
ठीक है, और k इज लेस देन 1 तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है, ये चीज हो गया। अब इसके बाद जब ट्रांसफार्मर एक्शन होता है उसमें और एक घटना होती है, उसको भी समझ लीजिए। फिर इसके बाद हम लोग ट्रांसफार्मर की परिभाषा लिखेंगे। देखिए, अभी मैंने जितना भी लेक्चर लिया, आज तीसरा लेक्चर है, उसमें मैंने यही बताया है कि ट्रांसफार्मर केवल वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करने का काम करता है। ये आपको मैंने बताया है, लेकिन ये पूरी तरीके से सही नहीं है। अब क्या होता है, जब ट्रांसफार्मर एक्शन होता है तो प्राइमरी की सप्लाई, कुछ प्राइमरी का जो वोल्टेज होता है वो सेकेंडरी में मिलता है, या तो स्टेप अप होके या तो स्टेप डाउन होके। अब यहाँ पर मैं जो यहाँ पर ये चित्र बना हुआ है, इसको मैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर मान के चल रहा हूँ अभी। तो देखिए क्या क्या होता है, जब ट्रांसफार्मर एक्शन होगा तो ये वोल्टेज को सबसे पहले डाउन करेगा। यहाँ अगर मैं V1 मान रहा हूँ, V1, और ये V2, यहाँ पर जो V2 मिल रहा है, तो इसमें क्या होता है, V2 क्या होता है, हमेशा V1 से लेस होगा। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या, V2 क्या होगा, V1 से कम होगा। और कितना कम होगा, ये क्या होता है, V1/K के बराबर होगा। एक मिनट, ये नहीं होगा, V1/K नहीं होगा, इसका भी प्रॉपर इसका एक फॉर्मूला है, मैं बता दे रहा हूँ। देखिए इसका प्रॉपर फॉर्मूला क्या है, V1/V2 बराबर N1/N2, ये इसका फॉर्मूला है। यानी अगर मैं V2 को निकालूं यहाँ से, V2 बराबर क्या हो जाएगा, V1 इंटू N2/N1, ठीक है, ये आएगा। और V2 बराबर फिर से क्या लिखेंगे, V1 इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, K, ये होता है, ठीक है, V2 का वैल्यू ये होता है। तो आइडियली आप लोग ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा, इसी से सब कुछ निकल जाता है, इतना क्रिटिकल बनाने की जरूरत नहीं है, यही केवल लिखिए। इसको समझने के लिए मैं लिखा दिया हूँ, इसको समझ लीजिए आप लोग। इसके बाद क्या होता है, वोल्टेज तो डाउन हुआ ही हुआ, लेकिन इसमें एक चीज और होता है। अब यहाँ क्या होता है, देखिए यहाँ पर जो करंट मानते हैं I1 है, और इसमें करंट अगर लोड लगा दिया जाए इस तरीके से, तो इसमें सेकेंडरी में भी करंट फ्लो करेगी। और इस करंट को अगर I2 मान लिया जाए, तो ये I1 क्या होगा, I2 से हमेशा कम होगा। I1 क्या होगा, I2 से हमेशा कम होगा। ये केवल स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए है। यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज तो घटाता है, लेकिन करंट के मान को इंक्रीज कर देता है। समझ में आया, यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज को घटाएगा, लेकिन करंट को क्या करेगा, इंप्रूव कर देगा, करंट के वैल्यू को बढ़ा देता है। अब थोड़ा सा देखिए, बेसिक आप लोग को पता होगा कि पावर बराबर होता है VI, ठीक है। अगर AC के टर्म में बात किया जाए cos फाई भी होता है, लेकिन अभी मैं फिलहाल यहाँ पर cos फाई को यूनिटी मान के चल रहा हूँ, तो ये VI होता है पावर। तो देखिए प्राइमरी में पावर कितना है, V1I1, पावर बराबर क्या होता है, वोल्टेज और करंट का गुणनफल। तो प्राइमरी में ये हमारा पावर हो गया, और सेकेंडरी में क्या पावर हो जाएगा, V2I2। अब मैंने यहाँ बराबर का निशान क्यों लगाया, क्योंकि क्या है, ट्रांसफार्मर के नाम से ही पता चलता है ये पावर को ट्रांसफर करता है
एक सर्किट से दूसरे सर्किट में, एक सर्किट से दूसरे सर्किट। मैं सर्किट वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर ये सर्किट इस सर्किट से, ये वाली प्राइमरी की सर्किट सेकेंडरी से विद्युतीय रूप से यानी इलेक्ट्रिकली कनेक्ट नहीं है। इसमें कोई भी वोल्टेज भी नहीं जा रहा है, नहीं करंट जा रहा है इलेक्ट्रिकली, लेकिन यहाँ मैग्नेटिकली यानी चुंबकीय रूप से, मैग्नेटिकली ये क्या है, कपल्ड है, चुंबकीय रूप से क्या है, ये दोनों जुड़े हुए हैं। तो इसमें इंडक्शन की घटना होने के कारण क्या होता है, शक्ति का ट्रांसफर होता है। इंडक्शन की घटना के कारण क्या होता है, इस सर्किट से इस सर्किट में पावर का ट्रांसफर होता है, इसीलिए इसको हम लोग ट्रांसफार्मर बोलते हैं। तो देखिए होता क्यों है, ये करंट प्राइमरी से जब सेकेंडरी में पहुंचता है, करंट जो है प्राइमरी से सेकेंडरी में जब पावर ट्रांसफर होता है, करंट का मान स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में बढ़ क्यों जाता है। देखिए अब क्या होता है, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ V का मान मेरा 100 वोल्ट है, ये मैं समझाने के लिए मान रहा हूँ एक वैल्यू, और I का मान क्या है 2 एम्पियर मैंने मान लिया। तो प्राइमरी साइड में पावर कितना हो गया 200 वाट, ठीक है, पावर का वैल्यू कितना हो गया 200 वाट। अब यही पावर हमको सेकेंडरी में चाहिए, और सेकेंडरी में लेकिन शर्त यह है कि वोल्टेज को घटाना है हमको। वोल्टेज मान लेते हैं घटा के मैंने कर लिया 10 वोल्ट सेकेंडरी का, V2 बराबर 10 वोल्ट, ठीक है। तो पावर हमको वही रखनी है, तो पावर मेरे पास कितना है 200 वाट, और यहाँ पर वोल्टेज कितना है 10 V2 वाला, और I2 हमको निकालना। देखिए I2 अपने आप बढ़ जाएगा, I2 बराबर कितना हो जाएगा, देखिए ये 0 से ये 0 कटेगा, ये 20 एम्पियर आ गया, ठीक है। और जबकि V1 में एम्पियर कितना था 2, और V2 में कितना हो गया 20। यानी ट्रांसफार्मर में दो चीज़ें होती हैं, तीन चीज़ें। पहला, एक सर्किट से दूसरे सर्किट में पावर ट्रांसफर होता है। दूसरा क्या होता है, वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है। अगर वोल्टेज को स्टेप डाउन कर रहा है तो करंट इंप्रूव कर जाएगा यानी करंट बढ़ जाएगा। अब वोल्टेज को अगर स्टेप अप कर रहा है तो करंट का मान घट जाएगा। ये तीन चीज़ें ट्रांसफार्मर में होती हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है, ट्रांसफार्मर। अब इसके बाद आता है ट्रांसफार्मर की परिभाषा कैसे लिखेंगे। तो ट्रांसफार्मर की परिभाषा को मैं कल बताऊंगा, आज का क्लास यहीं तक रहेगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और किसी प्रकार का कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।